So hello all of you, this is our chapter number 1 of geography, resource and development। तो अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे वो डेवलप होते हैं। तो सबसे पहली और बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि रिसोर्स क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज, अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि हमें डेवलप करने में मदद करती है, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। अगर अभी एट प्रेजेंट मुझे एक टेबल बनानी है लकड़ी से, तो पेड़ मेरे लिए एक रिसोर्स है, आरी मेरे लिए एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आरी से मैं पेड़ काट के फिर उस पेड़ को और ज्यादा फर्निश करके मैं उससे फर्नीचर बना पाऊंगा। ठीक है। और इसी तरह से जब अलग अलग चीजें हमारे लिए वर्क करती है तो वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है, जब वो हमारी हेल्प करती है कोई चीज बनाने में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रिसोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो देखो, एनवायरनमेंट में हर वो चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, जो भी हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे, वो हमारे लिए रिसोर्स है। लेकिन उसकी तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कोई चीज है पर उसके हम यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि दूर दराज प्लैनेट्स हैं, उस पर लाइफ हो सकती है, हम रह सकते हैं, पर अभी तक वहां तक जाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे रहने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जमीन तो है, जगह भी है, उसको थोड़ा एडजस्ट करके यूज भी कर सकते हैं, पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फिर नेक्स्ट चीज आती है इकोनॉमिकली फीजेबल। यानी पैसों में भी थोड़ा सा यूं होना चाहिए कि हमारे गुंजाइश में आ जाए, जितनी हमारी गुंजाइश है उतने में वो चीज हमारे लिए आ जाए, अदरवाइज हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। अगर अभी कहीं शादी ब्याह में लेडीज को जाना है, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहननी है, तो अगर कोई बिल्कुल मिडिल क्लास है तो उनके लिए तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक रिसोर्स है। और अगर थोड़ी कोई अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, तो उनके लिए गोल्डन ज्वेलरी, जो गोल्ड की ज्वेलरी है, वो एक रिसोर्स है। पर कोई हायर मिडिल क्लास, हायर मतलब वो क्लासेस में आता है, मिडिल में नहीं, हायर क्लासेस में आता है, अपर क्लासेस में आता है, तो उसके लिए डायमंड की ज्वेलरी भी एक अच्छा रिसोर्स बन सकती है। तो डिपेंड ऑन द नीड, कि आपकी नीड क्या है। आपके लिए इकोनॉमिकली भी वो फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेड। कल्चरली एक्सेप्टेड क्या? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं खाने का, कि किसी के कल्चर में जो नॉनवेज है वो अलाउड नहीं है। ठीक है। अब अगर उसको भूख लग रही है तो वो नॉनवेज नहीं खाएगा, उसके लिए वो रिसोर्स है ही नहीं। और किसी के कल्चर में अलाउड है तो वो खा लेगा, उसके लिए वो रिसोर्स है। तो डिपेंड करता है रिसोर्स की इन तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है क्या, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से और हमारे कल्चर के हिसाब से हमें सूट कर रहा है क्या वो। तो इसको हम रिसोर्स बोलते हैं। फिर इसी के साथ अगली चीज आती है, रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, और उनको हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर रखा है, हम उनको अपने हिसाब से यूज भी करते हैं। तो ये रिसोर्सेज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे दो रिसोर्सेज हैं। जो पहले एनसीईआरटी थी उसमें इनका डिस्क्रिप्शन भी था, पर अब एनसीईआरटी में सिर्फ ये टाइप्स लिखे हुए हैं, अगले पेज पे इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, जो अभी 2023 के सेशन से लग गई थी। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। यानी ऐसे रिसोर्सेज या तो जिंदा हैं या डेड हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो जो जिंदा हैं, अबायोटिक यानी जो डेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है। कोई भी प्लांट बेस्ड रिसोर्स है वो बायोटिक में आ जाएगा, पर कोई सैंड है, मिट्टी है, मतलब मिट्टी हो गई या फिर मिनरल निकाल रहे हैं जमीन से, तो वो अबायोटिक में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में आता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। यानी जिस रिसोर्स को हम वापस वापस यूज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है, विंड एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल जिस रिसोर्स को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार अगर वो खत्म हो गया तो फिर बहुत मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे उसको बनने में। फिर आता है इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनर कौन है। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्स, कि भाई एक जो पर्सन के पास ओनरशिप हो। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है, जैसे मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया, कोई पूजा का जो स्थल होता है, चर्च वगैरह, तो वो एक कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड होता है, कम्युनिटी का होता है। या कहीं कॉलोनी में पार्क है तो वो कॉलोनी में रहने वाले उन कुछ लोगों से बिलोंग करता है पार्क। नेशनल रिसोर्स जो देश का है, जैसे ये सड़क है और ये जो भी हैं चीजें, बहुत सारी देश की चीजें हैं, हमसे बिलोंग नहीं करती, पर्सनल नहीं है ये। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि मतलब ये मान लीजिए आप कि कोई भी देश उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे जो दूर दराज ओशियंस हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई भी देश जाके अंदर माइनिंग कर सकता है और वहां से जो ऑयल निकले उसको यूज कर सकता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हमें ये चार तरह के रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और रिजर्व स्टॉक। देखो, स्टॉक तो वो होता है कि रिसोर्स है पर हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स वो होता है कि रिसोर्स है जमीन में और उसको हम यूज भी कर रहे हैं। रिजर्व क्या होता है कि रिसोर्स है और इसको हमारे पास यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है,
पर करंटली हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हमने इसको छोड़ रखा है कि बाद में यूज करेंगे। देखो स्टॉक में रिसोर्स है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, रिजर्व में टेक्नोलॉजी भी है और रिसोर्स भी है पर उसको यूज नहीं कर रहे। डेवलप सब चीजें हैं और यूज भी कर रहे हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स की रिसोर्स हो सकता है, एट प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है आगे जाके ये हमारे लिए कभी ना कभी एक रिसोर्स बन जाए, पोटेंशियल है इसके अंदर एक रिसोर्स बनने का। फिर इसके बाद आता है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जो हमने बिल्डिंग बनाई हुई है, हॉस्पिटल्स वगैरह, और और आ गया क्वांटिटी और क्वालिटी बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी है और क्या क्वालिटी है। अधिकतर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन इसी में से आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम लोगों ने अपने लालच के कारण रिसोर्सेज को बहुत इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई है। पहले उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो रिसोर्सेज कुछ लोगों के लालच के कारण बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे जो अमीर लोग हैं तो उन लोगों को इतना लालच है कि वो रिसोर्सेज को यूज करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, नीड नहीं है फिर भी चीजें क्रिएट करते ही जा रहे हैं। तो जब वो चीजें क्रिएट करते हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उनको खरीदने की एक लालसा आ जाती है, तो वो लोग रिसोर्स को यूज करते हैं, उसको खरीदते हैं। फिर इसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन वही चीज है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं और कुछ के पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा डिवाइड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि लगातार ये जो इनडिस्क्रिमिनेट, यानी बहुत ज्यादा, जितना रिसोर्स का यूज नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा रिसोर्स का यूज हो रहा है, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट में पोल्यूशन और लैंड का डिग्रेड हो जाना, यानी उसकी क्वालिटी में कमी आना। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि रिसोर्सेज को अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया जाए तो उसके कारण बहुत लंबे समय तक हमारी लाइफ सस्टेन रह सकती है, लंबे समय तक हम लोग जी सकते हैं सबके सब, अगर रिसोर्सेज को सब में बराबर बांट दिया जाए तो, और एक ग्लोबल पीस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस बुक के अकॉर्डिंग। फिर इसी के साथ साथ आज के समय जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथ में लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनका जो फ्यूचर है वो आज के समय डेंजर में। ठीक है, ये बेसिक चीजें, इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता। जो ऊपर ये 3 पॉइंट्स थे इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, नीचे वालों में से अधिकतर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमने और भी डिस्कस किया हुआ है पहले इकोनॉमिक्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर आप प्रेजेंट जनरेशन में भी डेवलप करो और फ्यूचर के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि आप सारे रिसोर्सेज जो हैं उसको अभी खत्म कर दो और फ्यूचर के लिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, आपको कहीं पे सर्वाइव करना है, आपके पास कुछ फूड है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे, अदरवाइज उसको अगर आप चाहो तो अभी खत्म कर सकते हो, पर आप फिर आगे फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे उसके बिना। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है आपके पास। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, बचाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, तो पहली जो वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग हुई थी वो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक जगह है, वहां पे अर्थ समिट थी, जो मीटिंग हुई इसका नाम अर्थ समिट रखा गया। 1992 में मीटिंग हुई थी। 100 से ज्यादा देशों के जो हेड हैं, यानी किसी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जो भी होते हैं, तो वो यहाँ पे आए थे ब्राजील के अंदर। और इस फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, सबसे पहली अर्थ समिट है ये, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट को इन लोगों ने अटेंड किया। यहाँ पे इन लोगों ने बात की वही जनरल जो बात होनी थी कि एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी समाज की और पैसों के मामले में जो डेवलपमेंट है उसको कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे वो अच्छे से बढ़े। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है, दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी कम पड़ रही है, तो ये क्लाइमेटिक चेंज ही है। जब सर्दी पड़ती है कभी कभी तो वो भयंकर पड़ जाती है, मोर देन एक्सपेक्टेड। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजों पर बात हुई। साथ ही साथ इन लोगों ने अब जब बात की तो उसके बाद एक एजेंडा अपनाया कि अपने ये करेंगे। तो जो ये करेंगे, ठीक है, जो इन्होंने एजेंडा अपनाया है, अब उस एजेंडे को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, एजेंडा 21। ठीक है, और इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, यानी इन लोगों ने अपना गोल बनाया कि इस एजेंडा 21 को अपना के हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। फिर इसके बाद एजेंडा 21 क्या था, तो वही सेम चीज कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन लोगों ने 1992 में एक जो कॉन्फ्रेंस, ये जो पूरी अर्थ समिट रखी गई थी, तो ये कॉन्फ्रेंस किसने रखी थी, ये कॉन्फ्रेंस रखी थी यूएनसीईडी ने। जहाँ पे यूएन नाम आ जाए, यानी वो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस, किस पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। यानी ये जो पूरा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ है ये यूएनसीईडी ने करवाया था, तो इसको फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो 1992 में हुआ, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है इसके अंदर एजेंडा 21 अपनाया गया, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसी मीटिंग में एजेंडा 21 अपनाया था। तो इस एजेंडा में इन लोगों ने क्या कहा,
रियो डी जेनेरियो तो एक डिस्कशन है, ये एजेंडा है जो इसके अंदर अपनाया कि एनवायरमेंटल डैमेज को बचाना है, पॉवर्टी कम करनी है, डिसीजेस को रोकना है, ग्लोबल कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है और इसी के साथ साथ जो म्यूचुअल नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको शेयर करना है, यानी एक दूसरे को अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अपनाए गए और कहा गया कि हर देश को खुद का एजेंडा 21 भी अपनाना चाहिए, यानी लोकल लेवल पे अपना एक एजेंडा 21 बनाओ कि तुम्हें क्या चीज करने की जरूरत है, पहले तुम वो चीजें सुधारो अपने देश में, ठीक है। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग कि कोई भी जो रिसोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप डायरेक्टली उसको जाके सीधा उसको निकालना शुरू कर दो, ऐसे बात नहीं बनती है। तो उससे पहले आपको रिसोर्स को प्लान करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिसोर्स, कुछ जो जगहें होती हैं वहाँ पे किसी रिसोर्स की कमी होती है और कुछ जगहें जो होती हैं वहाँ पे कोई रिसोर्स ज्यादा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है और कोयला बहुत ज्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसके लिए ये कोल और मिनरल्स चाहिए होते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो हम इसके अंदर बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी है और इसी के साथ साथ जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग हुआ है। उसके अंदर उसका जो हेरिटेज है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो हर जगह पे किसी ना किसी चीज की एविडेंस है तो किसी ना किसी चीज की कमी भी है, ठीक है। और इसीलिए हमें एक नेशनल लेवल पे प्लानिंग करनी होती है कि कौन क्या चीजें कर सकता है ताकि अच्छे से सारा काम हो जाए कि भाई यहाँ पे जो कमी है वो दूसरी जगह, मतलब यहाँ दूसरी जगह से ले आओ सामान, और अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा है तो वो सामान दूसरी जगह भेज दो। तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होगी, अगर आप रिसोर्स को निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप जाओ और देखो, आइडेंटिफाई करो, इन्वेंट्री देखो रिसोर्स की कि भाई पूरे देश में वो रिसोर्स कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, ठीक है, आप ये देखोगे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आप पूरी जगह का सर्वे करोगे, रफ एस्टिमेट लोगे, एक मैप बनाओगे, मैप पे वो टिक लगाते हैं ना कि भाई यहाँ पे ये कोयला है, यहाँ पे ये आयरन है, ये सब चीजें होंगी। फिर उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी कि भाई ये कितनी क्वांटिटी में है, यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का लोहा है, यहाँ पे बुरी क्वालिटी का लोहा है, हमारे भारत में सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लोहा ही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पूरा, जिससे हमें पता लगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, क्या क्या हमें इसके लिए स्किल्स चाहिए, यानी क्या क्या हमारे पास, क्या वो स्किल है या फॉरेन से हमें कोई कंपनी बुलवानी पड़ेगी या इंस्ट्रूमेंट मंगवाना पड़ेगा। और इसी के साथ पूरा इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, जैसे भाई अपने को कोल निकालना है तो उसके लिए फिर एक अलग यूनिट सेटअप होगी, एक अलग कंपनी सेटअप होगी, सरकारी लेवल पे होगी या प्राइवेट लेवल पे होगी, सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास उस रिसोर्स को निकालने के लिए सब पता चल गया कि निकालना है, ये चीजें अवेलेबल हैं। अब ये देखो कि क्या अभी हमें उसकी निकालने की जरूरत है क्या, या हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। अगर पड़ा है तो ठीक है, जरूरत नहीं है तो उसको पड़े रहने दो, और जरूरत है तो उसको निकाल लो। तो देखेंगे देश में जो चीज का डेवलपमेंट करना है उसके लिए उस रिसोर्स की भी हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज आती है, तो इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये चीज लॉन्च कर दी थी कि हमें रिसोर्सेज को अब बचाना है, निकालना है और उसको सही से यूज करना है। रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी जगह पे कि कोई जगह किस तरह के चेंजेस से गुजरी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहा है, और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कई जगहों पे टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती तो इस कारण वहाँ के रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो पाते। अब हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर इसी के साथ-साथ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सरकारों के पास पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे वहाँ से रिसोर्सेज़ निकाल सके। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जो मतलब रिसोर्सेज़ वहाँ पे बहुत कम है पर इकोनॉमिकली वो डेवलप हो गई हैं, ठीक है? कुछ जगह ऐसी भी हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो कोलोनाइजेशन का समय था, एक ऐसा समय था जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ से लगातार रिसोर्सेज़ को निकाला, बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारी जगह को और रिसोर्सेज़ निकालते चले गए लगातार। इसी के साथ-साथ उन रिसोर्सेज़ के कारण भई वो था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर गए पर हमें पीछे छोड़ गए, क्योंकि हमारे तो वो रिसोर्सेज यूज हो गए ना। अब वो रिसोर्स यूज हो गए तो हमें तो सोच समझ के अपने रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। उन्होंने तो एविडेंस में यूज कर लिया, पेड़ ही पेड़ कटवाए। आप 9th क्लास में जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करा है। लगातार पेड़ों की कटिंग हुई है और हमें रोका गया कि तुम पेड़ मत काटो, हम काटेंगे पेड़, क्योंकि उनको जरूरत है अपने शिप्स वगैरह डेवलप करने के लिए और बहुत सारी चीजें। तो जो रिसोर्स डेवलपमेंट है इंडिया में इसलिए सही तरह से इवॉल्व नहीं हुआ हो पाया, कहीं ना कहीं वो बैकड्रॉप अभी तक हम झेल रहे हैं। तो अब हमें जरूरत है रिसोर्सेज को बचाने की। कोई भी चीज लिमिटेड होती है तो उसको बचाना जरूरी होता है। तो रिसोर्सेज को बचाना एक वाइटल चीज है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के साथ साथ हमें जरूरत है कि इसका इरेशनल नहीं रेशनल यूज करें, यानी सही समय पे सही तरीके से बराबर इसका यूज किया जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। साथ ही साथ
हमारे जो अलग अलग थिंकर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने भी रिसोर्स बचाने के लिए एक बात कही है। तो जैसे यहाँ पे एक लाइन है जो कि गांधी जी के द्वारा कही गई थी कि देयर इज इनफ, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, कि हर किसी की अगर जरूरत पूरी करनी पड़े तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन अगर किसी एक की भी हमें लालच पूरा करना पड़े तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बेच के खा जाएगा पूरे देश को। तो सही बात है ना, जरूरत पूरा करने के लिए तो हमारे पास रिसोर्स हैं, पर अगर किसी को लालच है तो वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते, चाहे उसको कितना ही देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज आती है, तो वो यही मानते हैं हम लगातार जो रिचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने सेल्फिश यूज के लिए, तो यही मेन कारण है कि रिसोर्सेज लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो यही चाहते थे कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। भाई वो कहते हैं कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीज का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन मत करो, बहुत सारे लोगों को लगाओ किसी चीज के प्रोडक्शन के अंदर, ताकि उनको कुछ तनख्वाह भी मिले, काम भी मिले, और यहीं यहीं सारा काम भी हो जाए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्लब ऑफ रोम है, तो उसने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात सबसे पहले की थी और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की थी 1968 के अंदर। याद रखना जो मीटिंग है वो तो रियो डी जेनेरियो है, पर जिसने सबसे पहले बात की थी तो ऐसे ग्रुप है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, उसने सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी। 1974 की अगर हम बात करें तो एक गांधी की फिलोसफी पे चलने वाले पर्सन थे जिनका नाम था स्कम्चर, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। याद रखना 1974 में गांधी जी की फिलोसफी पे चलने वाले एक पर्सन थे जिनका नाम था स्कम्चर, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इसी के साथ साथ उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन में हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और द सेमिनल कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय, मतलब रिसोर्सेज को ग्लोबल लेवल पे बचाने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था 1987 में। ये सारे डेवलपमेंट 1992 रियो डी जेनेरियो से पहले के बताए जा रहे हैं। तो जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो यहीं से कॉइन हुआ था। और इसी के साथ साथ advocated that it means for resource conservation which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। अब बात को समझना कि सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है ये कहाँ कॉइन हुई, ये हुई आर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक के अंदर। और इसी के साथ साथ इसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था, another significant contribution was made at अर्थ रियो डी जेनेरियो समिट। तो देखो क्या क्या चीजें रही, सबसे पहले तो क्लब ऑफ रोम आया 1968 में, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की। 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में स्कम्चर ने भी कुछ ऐसी ही बात की। फिर इसके बाद ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में भी कहा कि अपने को रिसोर्स को कंजर्व करना है, तीनों की सेम बात रही। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है ये सबसे पहले आर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक में पब्लिश होती है। और इसके बाद जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है वहां पे दिया गया था। अब इसके बाद अगली टॉपिक आता है हमारा लैंड रिसोर्सेज। जो जमीन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये अलग अलग वेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम इंडिया की जमीन की बात करें तो देखो प्लेन यानी जो मैदानी क्षेत्र है वो यहाँ पे 43% है, माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो 30% है, और प्लेट्यूज की बात करते हैं तो 27% है। प्लेट्यूज का मतलब होता है जिसको हम पठार बोलते हैं, जो थोड़ी ऊंची जमीन होती है, जिसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। टेबल लैंड का मतलब होता है जमीन से थोड़ी ऊंची पर पहाड़ से बहुत ऊंची, ठीक है, तो इसको पठार बोलते हैं, प्लेट्यूज। अब हम देखते हैं इसके बाद, तो ये जो हमने चीजें हैं यहाँ पे सारी पढ़ ली कि कितने परसेंट क्या है। 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है। माउंटेन 30% है इंडिया के टोटल सरफेस का, और इसके कारण क्या होता है यहाँ से माउंटेन से रिवर फ्लो करती रहती है, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो पूरे साल रिवर फ्लो करती है, तो ऐसी रिवर फ्लो करती रहती है जिसके कारण हमें अच्छा टूरिज्म मिलता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और 27% प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के कारण बहुत सारे जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्लेट्यू की सॉइल बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर हमें मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स या फिर बहुत सारे फॉरेस्ट वहां पे उग जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके बाद अगला आता है लैंड रिसोर्सेज, जो अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। बुक में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर आपको जनरल में बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन आता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर, बाकी 10th में इसका कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो सबसे पहला लैंड रिसोर्स होता है फॉरेस्ट, जो कि जंगल है, हमें पता है। फिर आता है ऐसी जमीन जो कल्टीवेट नहीं हो सकती, यानी जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, तो वो होती है एक तो बंजर जमीन और एक वेस्ट लैंड, जिसको हमने यूं छोड़ रखा है। फिर इसके बाद आता है कोई भी ऐसी जमीन जो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से, जैसे अभी ये बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं पे रोड बनी हुई है, तो उस जमीन पे भी खेती नहीं हो सकती, तो ये सेकंड वाला हो गया, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर इसके बाद है अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी जमीन है जहाँ खेती हो सकती है पर हमने की नहीं है। सबसे पहली बात तो है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड,
यानी सरकार ने कुछ जमीनों को डिक्लेयर किया होता है कि भाई इस जमीन पे सिर्फ आप जानवरों को चरवा सकते हो, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, तो उसको परमानेंट पेस्चर्स बोलते हैं। तो एक तो वो जमीन जहाँ पे खेती हो सकती है पर हम कर नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे अपने को कोई ट्री वगैरह उगाए हुए हैं या इस तरह के चीजें उगी हुई है, झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई है, तो वो हो गई। फिर इसके बाद है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है कि ऐसी जमीन जिस पे खेती हो सकती है पर 5 साल से ज्यादा समय हो गया उस पर हमने खेती की ही नहीं है, तो कल्चरेबल है पर वेस्टलैंड है साथ ही साथ। फिर इसके बाद है फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, दो तरह की जमीन आती है। एक तो वो जमीन जो 1 साल से कम समय यानी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से उस पे खेती नहीं हुई है। और एक होता है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मतलब जिसमें 1 साल से ज्यादा पर 5 साल से कम के समय पे खेती नहीं हुई है। तो समझो, फैलो लैंड वो जो भूमि होती है, वो जमीन होती है जिसमें 1 साल से कम के समय से खेती नहीं हुई है। मैं कहीं सर्वे करने गया, किसी जमीन पे 6 महीने से खेती नहीं हुई, तो वो फैलो लैंड है। कोई ऐसी जमीन है जिसपे 1.5 साल से खेती नहीं हुई, यानी 1 से 5 साल के बीच कोई भी समय, तो वो अपना हो जाएगा अदर देन करंट फैलो। और कोई भी ऐसी जमीन है जिसपे 5 साल से ज्यादा से खेती नहीं हुई पर खेती हो सकती थी, तो वो है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है। इसके बाद आता है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया का मतलब वो जमीन होती है जो मैंने बताया है आपको पहले भी वीडियो में, कि जहाँ पे हम खेती करते हैं। ठीक है, ये जमीन है, 2 जमीनें हैं, हम इस पे खेती कर रहे हैं, तो ये नेट सोन एरिया। पर इसके नीचे आता है ग्रोस क्रॉप एरिया। ग्रोस क्रॉप एरिया का मतलब क्या होता है, जिस जमीन पे हम एक से ज्यादा बार खेती कर रहे हैं, ये जमीन है इसमें हम 4 बार खेती कर रहे हैं, तो नेट सोन एरिया में तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। पर अगर इस जमीन पे हम 4 बार खेती कर रहे हैं तो ग्रोस क्रॉप एरिया में इसको 4 बार काउंट करेंगे। समझ आ गई ये बात। इसके बाद है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज यानी लैंड किस किस पर्पज से अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज दिया हुआ है कि कैसे ये परसेंटेज चेंज हुआ है। ऊपर देखोगे तो 1960 से 61 में लैंड यूज पैटर्न क्या था और 2014-15 में लैंड यूज पैटर्न क्या था, ये चीज यहाँ पे कंपैरिजन करके बताई गई है। जैसे अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ये जो ब्लू कलर है ये फॉरेस्ट का है, तो अगर हम 1960 में बात करें तो उस समय फॉरेस्ट 18% था, जबकि आज के समय फॉरेस्ट 23% है। 2014-15 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर हम उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। जो ऐसी जमीन बंजर है, अनकल्चरेबल है, तो वो पहले 12% थी, अब कम होकर 5.5% हो गई है, क्योंकि हमने उसको बहुत सारी जमीन को अलग अलग पर्पज से यूज कर लिया या उसको वापस खेती लायक बना दिया नई टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये सारे कंपैरिजन है, आप इसको पढ़ें। अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। द नेक्स्ट थिंग इज इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी के साथ साथ जो लैंड यूज डाटा है वो हमें बताता है कि अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सपेक्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। कि इस पूरे एरिया में से जो हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल है जमीन, वो 93% ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको पता है कि बहुत सारी जगह हैं जिस चाइना ने कब्जे में कर ली, या पहाड़ वहाड़ आ गए, या वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, या आतंकवादी वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, नक्सलवादी वगैरह, जिसके कारण वहाँ का जमीन का डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, वहाँ पे हम कुछ ज्यादा रिपोर्टिंग अच्छे से कर नहीं पाए हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का बहुत सारा एरिया, एक अक्साई चीन है और एक पीओके है, तो वो जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उस एरिया को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसका सर्वे भी अच्छी तरह नहीं हो पाया। ठीक है। तो जो लैंड है परमानेंट पेस्चर्स के अंदर है, वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि अब भाई जहाँ पे सिर्फ जानवरों को चरवा सकते हैं उसको कम कर दिया, क्योंकि खेती बाड़ी की ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे कुछ बताई गई हैं जो मैं आपको अभी ऊपर की तरफ बता ही रहा था। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो किसी भी जगह पे जो फॉरेस्ट एरिया कंट्री का, तो वो 33% मिनिमम होना चाहिए। पर हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आती है उसके तहत ये बोला गया था 1952 में कि मिनिमम 33% फॉरेस्ट एरिया होना ही होना चाहिए, पर इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो उससे कम है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो फॉरेस्ट है उस पर बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड करती है कि वो कैसे जिएंगे, कैसे वहां पे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो इस सब चीजों के कारण फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पर आज के समय क्या है, ज्यादातर हम जमीन को अलग अलग तरीकों से यूज कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से हम उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, कहीं पे हमने घर बना दिए, रेलवे बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी और रोड बना दी, और बहुत सारी तरीकों से हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को हम बचा सकें। अगला टॉपिक आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड, कि अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कंजर्व कैसे करेंगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है हमारी, उसी के कारण जमीन डिग्रेड हुई है, और हमें ही एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम जमीन को डिग्रेड होने से रोक पाएंगे और उसको बचा पाएंगे। ठीक है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेड होता है। जैसे ये सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन, जानवर को ज्यादा चराना, माइनिंग करना, क्वारिंग करना। ठीक है। तो इन सब के कारण क्या है, जमीन लगातार डिग्रेड हो रही है।
देखो माइनिंग में हम जमीन के अंदर से मिनरल निकालते हैं, क्वारिंग में हम जमीन के बाहर से ऊपर से मिनरल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है माइनिंग साइट्स को यूं छोड़ दिया जाता है, अंदर वो खोखली हो जाती हैं, फिर जमीन ढह जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जिन जगहों पे माइनिंग साइट ज्यादा है जैसे झारखंड छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे ये इस तरह की हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। ऊपर से पेड़ काट दिए जाते हैं माइनिंग वगैरह करने के लिए, तो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे दिक्कत है ओवर ग्रेजिंग की। ये मेजर क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में किस तरह की दिक्कत होती है। तो इन स्टेट्स में जानवरों को ज्यादा चरवाने के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण बहुत ज्यादा जमीन खराब होती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओवर इरिगेशन, यहाँ पे पानी जमीन से निकाल निकाल के इतना पानी दिया जा रहा है यहाँ पे कि जमीन में सैलिनेशन हो गया है, यानी वहाँ पे जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी रुकता है, उसका नमक वहाँ पे, फिर जब पानी सूखता है तो उसका नमक वहाँ पे रह जाता है, तो बहुत ज्यादा एल्काइन हो गई है, जिससे वो मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी और काम नहीं आएगी, ठीक है। ये अलग अलग रीजन है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज की जो डस्ट है, सीमेंट है, वो उड़ उड़ के जाता है, जमीन को खराब कर देता है। तो बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें जमीन को सहनी पड़ती हैं। बहुत सारी तरह के ऐसे पोल्यूशन होते हैं जिससे जमीन डिग्रेड हो जाती है। और बहुत सारे तरीके हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन, आप पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करो कि कहाँ पे घास चरी जाएगी और किस जमीन को कितने टाइम के लिए छोड़ना है, ताकि वहाँ पे उतने टाइम के बाद ही घास चरी जाए, ठीक है। साथ ही साथ ओवर ग्रेजिंग पे जो बताया कंट्रोल करो, जो सैंड ड्यून है उसको स्टेबलाइज करो थ्रोनी बुशेस उगा के, यानी जहाँ पे रेगिस्तान है, टिल्ले बने हुए हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत होते हैं, तो वहाँ पे जो कांटेदार झाड़ियां उगती हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती है पानी को ढूंढने के लिए, तो वो उगाएंगे तो सैंड ड्यून स्टेबलाइज हो जाएंगे, मिट्टी ज्यादा इधर उधर उड़ के जाएगी नहीं। अदरवाइज वो मिट्टी ग्रोथ में तो काम नहीं करती, उल्टा खराब और करती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जो भी वेस्ट लैंड है, ठीक है, या माइनिंग साइट्स हैं, तो उसको सही से आप लोग मैनेज करो, प्रॉपर डिस्चार्ज करो। जो भी जैसे आप केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हो फैक्ट्री से, तो नदियों में ही छोड़ रहे हैं, पानी में ही छोड़ रहे हैं, जमीन में ही छोड़ रहे हैं, वो खराब हो रहा है, तो उसको ऐसे मत करो। उसको पहले आप सही से ट्रीट करो। केमिकल को अपने हटा सकते हैं ना, न्यूट्रल बना सकते हैं, तो उसको न्यूट्रल बनाओ, उसको ठंडा करो, गर्म मत छोड़ो। बहुत सौ तरह की चीजें हैं जो की जा सकती हैं यहाँ पे, ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकें। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है सॉइल एज अ रिसोर्स, की सॉइल हमारे लिए कैसे एक रिसोर्स का काम करती है, हमें ये समझना है। तो देखो सॉइल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके अंदर हमें पता है प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सॉइल एक पूरा लिविंग सिस्टम का हिस्सा है। लिविंग सिस्टम का हिस्सा कैसे, वो ग्रो करती है, वो बनती है, ठीक है, उसके अंदर सब चीजें होती है, उसको बनने में काफी टाइम लगता है। उसका एक पेरेंट रॉक होता है। पेरेंट रॉक का मतलब ये होता है कि भाई वो सॉइल जो है किस तरह के पत्थर से बनी हुई है, वो जिस तरह के पत्थर से बनी होगी सॉइल भी वैसी हो जाएगी वो। तो रिलीफ फीचर्स होते हैं। रिलीफ फीचर यानी आसपास बारिश ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है और क्या ज्यादा है, तो उसके कारण सॉइल बनने में फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, वेजिटेशन का फर्क पड़ता है कि वहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे हैं या नहीं, क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज्यादा एनिमल होंगे, तो उनकी जब वो मरेंगे तो उनका जो ह्यूमस है, ठीक है, मरने के बाद जो वो कंपोज हो जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, तो ह्यूमस मिट्टी में मिलके उसको और अच्छा बनाता है। तो उससे फर्क पड़ता है कि वहाँ पे वो मिट्टी कैसी होने वाली है। साथ ही साथ टेम्परेचर कितनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, विंड वाटर कितनी तेजी से बहते हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं क्या नहीं है, सौ तरह की चीजें होती हैं जो इफेक्ट डालती है मिट्टी के बनने में, इसलिए वो पूरा लिविंग सिस्टम का हिस्सा कहलाता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, हम सॉइल को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं उसके टेक्सचर के हिसाब से। टेक्सचर नहीं छूते हैं तो कुछ मिट्टी एकदम बारीक होती है, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, तो कुछ मिट्टी बहुत मोटी होती है, कलर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एल्यूवल सॉइल। देखो एल्यूवल सॉइल सबसे सिंपल है कि एल्यूवल सॉइल जो है हमें नॉर्थन प्लेन्स में मिलता है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ इसमें। ये जो आप ग्रीन कलर के यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल्यूवल सॉइल है, एकदम लाइट ग्रीन कलर है। ये पूरा जो नॉर्थन प्लेन है इसने ये कवर किया हुआ है। देखो एल्यूवल सॉइल यहाँ पे तीन नदियों के मेल से बनती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इंडस नदी तो इधर से आ गई, गंगा नदी इधर से आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ गई, तो आप इन तीनों जगह पे एल्यूवल सॉइल देखोगे। ये पूरा जो नॉर्थन प्लेन वाला इलाका है ये एल्यूवल सॉइल से बना हुआ है। और इसी के साथ राजस्थान में जो अरावली माउंटेन्स है इसके आसपास भी एल्यूवल सॉइल है, और गुजरात में भी थोड़ी हमें एल्यूवल सॉइल देखने को मिल जाती है। फिर इसी के साथ ये जो गंगा वगैरह सब बहते हुए इधर से जाते हैं वेस्ट बंगाल से, तो इधर भी एल्यूवल सॉइल है, क्योंकि ये लास्ट में यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, तो यहाँ से भी बहते हुए जाते हैं। इधर असम से भी जब ये बहती हुई आती है तो इधर ये एल्यूवल सॉइल होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है। तो हमें एल्यूवल सॉइल के बारे में समझ आ गई। इतनी चीज फर्टाइल होती है, चावल हो गए, ठीक है, वीट हो गए, शुगर केन हो गए, जो चीजें यहाँ पे उगती हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचो, आपको याद रहेगा। तो देखो
पूरा का पूरा जो एंटायर प्लेन है वो नॉर्दर्न प्लेन जो है अपना एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। मेन 3 नदियां इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ सॉइल राजस्थान और गुजरात में भी हमें एक कॉरिडोर के थ्रू जाती हुई दिख रही है। साथ ही साथ एल्यूवियल सॉइल थोड़ा ईस्टर्न प्लेन्स में भी देखने को मिल जाएगी और जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। फिर इसी के साथ साथ इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, यानी मोटे एकदम बारीक और थोड़े और मोटे जो कंकर पत्थर हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। रिवर वैलीज के आसपास देखने को मिल जाती है और इसी के साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स इसके थोड़े से बड़े होते हैं। बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं जो आपको उस मैप के थ्रू समझ आ जाएंगी। साथ ही साथ ये जो सॉइल होती है ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे डूरास, चाउस, तेरई, अलग अलग जगह पे। फिर इसके बाद एल्यूवियल सॉइल को उसकी एज के हिसाब से दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, खादर एंड भांगर। जो भांगर होती है वो पुरानी होती है और भंगार जैसे हम बोलते हैं, और खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। तो जो भांगर मिट्टी है उसमें कंकर पत्थर रह जाते हैं, मेन पार्टिकल्स हट जाते हैं, जबकि खादर में जो पार्टिकल्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है, तो इसलिए वो न्यू एल्यूवियल सॉइल कहलाती है। फिर जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो खुद बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा बसे हुए हैं, जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बाकी जो पंजाब, राजस्थान वगैरह यहाँ पे भी लोग अच्छे खासे बचे हुए हैं। फिर एल्यूवियल सॉइल के अंदर हमें पोटैश, फास्फोरिक एसिड और लाइम देखने को मिलता है, ये तीन चीजें देखने को मिलती है। और ये चीजें किस क्रॉप को ग्रो करने में मदद करती है? शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल, पल्सेस, इन सबको ग्रो करने में मदद करती है। साथ ही साथ फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ब्लैक सोइल की अगर हम बात करें तो इसके दो नाम हो रहे हैं, ब्लैक सोइल है, रेगर सोइल है, और इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कॉटन बहुत अच्छी उगती है। साथ ही साथ जो ब्लैक सोइल है वो अधिकतर ये जो लावा से निकला हुआ पत्थर होता है प्लेट्यू के आसपास का, इससे बनती है। और जैसे आपने देखा ये जो डेक्कन ट्रैप है, बेसल्ट रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है डेक्कन प्लेट्यू पे। तो प्लेट्यूज पे आपको देखने को मिलेगी ये लावा के फ्लो करने के बाद लावा ठंडा हो जाता है, फिर उससे निकलने वाली सोइल होती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हमें देखने को मिलती है। सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात और महाराष्ट्र का मिक्स हिस्सा। फिर इसी के साथ साथ ये गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप ब्लैक सॉइल देखोगे तो ये पूरी जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात वगैरह वाला हिस्सा, ये पूरी ब्लैक सॉइल है इधर। और इधर भी गुजरात के अंदर भी हमें कुछ ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। तो बहुत सिंपल होता है सॉइल्स को याद करना। मैप एक बार दिमाग में बिठाना है, सॉइल का टाइप दिमाग में बिठाना है, कुछ भी नहीं है। क्लेई होती है यानी बहुत बारीक होती है, और इसी के साथ साथ ये मॉइस्चर को अच्छा होल्ड कर सकती है, इसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। और इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम, ये सारे इसके अंदर मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके अंदर जो फॉस्फोरिक कंटेंट्स हैं उसकी बहुत कमी होती है, पोटैश होता है, फॉस्फोरस कम होता है। और अगर ये गर्म वेदर हो तो उस समय काफी ऐसे इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं, और इसी के कारण मतलब इसमें जो हवा है उसके जो फ्लो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। सॉरी, क्रैक्स आने के कारण इसके अंदर हवा का फ्लो तेजी से बढ़ जाता है, क्रैक्स हैं तो हवा अंदर बाहर होती रहेगी ना। और इसी के साथ साथ दीज सोइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस ट्रीटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। कि भाई जब फर्स्ट आवर यानी पहली बारिश होती है नॉर्मल, तो उस समय अगर इनको खुदाई कर लिया जाए तब तो ठीक है, वरना क्लेई सोइल है चिपक जाएगी आपस में, गीली होने के बाद दिक्कत होगी। फिर हम रेड येलो सोइल की बात करते हैं। तो जो रेड येलो सोइल है वो इग्नियस रॉक के कारण डेवलप होती है। जब इसके अंदर पानी की थोड़ी सी देखो, जब लो रेनफॉल होती है ईस्टर्न और सदर्न में तो और डेक्कन प्लेटू के आसपास, तो ये रेड येलो सोइल हमें देखने को मिल जाती है। येलो रेड सोइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट्स में भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये सोइल रेडिश कलर की हो जाती है जब ये आयरन के साथ मिलती है, तो इसका एक प्रूफ दूंगा आपको मैं अभी। और इसी के साथ ये येलो तब होती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी जब इसमें पानी ज्यादा होता है। अब बात को अच्छे से समझना और मैप को अच्छे से देख लेना। मैप कहाँ गया ऊपर? ये जो रेड येलो सोइल है आपको देखने को मिलेगी, ये सारी उन जगहों पे है। चैप्टर नंबर 5 खोलना, मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर एक मैप है जहाँ पे आयरन बताया हुआ है कहाँ का है। तो आप मिनरल्स के अंदर देखोगे तो ये उड़ीसा और झारखंड इन जगहों पे बहुत सारा हमें आयरन देखने को मिलेगा। साउथ में इधर बहुत सारा आयरन देखने को मिलेगा। तो इतना सारा आयरन है यहाँ पे, इस कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो रेड और येलो कलर की है। रेड कलर इसलिए है क्योंकि आयरन उसके साथ मिल जाता है, और येलो कलर इसलिए क्योंकि उसके अंदर पानी जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो येलो कलर की दिखने लग जाती है। तो ये रेड येलो सॉइल का कमाल है। बहुत सिंपल है यार, क्या है, कुछ भी नहीं है। लैटेराइट सॉइल की बात करते हैं, और वैसे भी इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुका हूं मैं जिसके अंदर इसके क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कस कर दिए हैं। 68 क्वेश्चन आंसर वन वर्ड में डिस्कस किए हैं। पूरा चैप्टर क्लियर होगा फॉर श्योर। तो लैटेराइट सॉइल लेटर लैटिन वर्ड से बनी हुई है जो है लेटर, और इसी के साथ साथ ये जो लैटेराइट सॉइल है, मतलब लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईंट, ठीक है। तो ईंटें वगैरह अधिकतर इसी मिट्टी से बनती है, ये चीज ध्यान रखना।
इसी के साथ साथ ये सॉइल मतलब है ना, जब हैवी रेनफॉल होती है तो उसके कारण लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब होता है कि जब जो मिट्टी है बारिश के कारण अपनी सतह से हट जाए तो उसको लीचिंग बोलते हैं। तो इंटेंस लीचिंग के कारण ये सॉइल डेवलप होती है, काफी एसिडिक होती है, मतलब इसका पीएच स्केल बहुत हाई होता है, वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है ये। और इसी के साथ साथ ये जो सॉइल है हमें वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इन सब जगहों पे देखने को मिलती है। प्लस इसके साथ साथ एक अच्छी चीज होती है कि अगर ये सॉइल किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह अच्छा है तो इसमें ह्यूमस भी आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक किसी भी सॉइल के साथ होता है। आप लेटेराइट सॉइल देखोगे आपको ये दिखेगी लास्ट सेकंड नंबर पे। और ये देखो थोड़ा सा हमें इधर देखने को मिलेगी ये साउथर्न रीजन में, फिर हम देखेंगे तो हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिलेगी और थोड़ा ये उड़ीसा वगैरह के पास भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें राजस्थान में भी लेटेराइट सॉइल देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग जगह ये लेटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है, मेनली बारिश वाली जगहों पे। फिर इसके बाद जहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होती है वहाँ इसमें हुमस होती है, जहाँ नहीं होती वेजिटेशन अच्छी वहाँ इसमें हुमस नहीं होती, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुमस का होती है। फिर इसी के साथ साथ इस सॉइल को कंजर्व करने से मतलब ये सॉइल काफी अच्छा रिजल्ट भी करती है। और इसी के साथ साथ जैसे इस सॉइल के अंदर टी और कॉफी भी उगाई जाती है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जो साउथ के देश हैं। फिर इसी के बाद रेड लेटेराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर कैश्यू नट उगाने के लिए काफी अच्छी होती है। यानी जो कैश्यू नट होता है अपने काजू, तो जो काजू होता है उसको उगाने के लिए जो रेड रेड कलर की लेटेराइट सॉइल है वो यहाँ पे मिलती है तमिलनाडु वगैरह में। यहाँ पे अच्छा खासा काजू उग जाता है इसके कारण। एरिड सॉइल की बात करें तो हमारे राजस्थान में ही है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर की होती है, अलग अलग कलर की हमें देखने को मिल जाएगी। सैलाइन होती है, थोड़ा इसका टेक्सचर सैलाइन होता है, नमक होता है इसमें काफी ज्यादा। और इसी के साथ साथ सॉल्ट पानी को उबाल के जैसे बनाया जाता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हिज टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्ट एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। मतलब इस मिट्टी के अंदर क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण पानी तो उड़ जाता है और इसमें मॉइस्चर की बहुत कमी रहती है और ह्यूमस की भी बहुत कमी रहती है, क्योंकि हम राजस्थान में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा वो उगते नहीं है। झाड़ वगैरह भी होंगे तो वो दूर दूर अलग अलग उग जाएंगे। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एरिड सॉइल के नीचे कंकर की एक लेयर होती है, ठीक है, जिसके कारण इसमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है। कंकरों के कारण मिट्टी में कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाता है और जो कंकर की लेयर नीचे बनती है तो वो क्या करती है, पानी को नीचे जाने से रोकती है, पानी को वहीं होल्ड कर लेती है कंकरों के बीच में। तो इसके कारण इसमें खेती हो पाती है। समझ गए बात को? एरिड सॉइल के नीचे कंकर की एक लेयर होती है जो उसको किस में मदद करती है, हमेशा पानी रोकने में मदद करती है, जिस कारण एरिड सॉइल में अगर कोई पौधा उगेगा तो उसको पानी नीचे से खींचने में बहुत आसानी रहती है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। ये एरिड सॉइल भी आप देख लो भाई, फिर कहोगे सर ने एरिड सॉइल नहीं दिखाई। तो ये एरिड सॉइल हमें यहाँ राजस्थान में देखने को मिलती है, इधर ही एरिया में है, और कहीं एरिड सॉइल आपको पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, राजस्थान वाले हैं भाई, कुछ तो खासियत है। और पानी यहाँ पे बहुत है। ठीक है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया। भाई जो फॉरेस्ट सॉइल है तो जंगलों के आसपास ही हमें मिलेगी। ये आपको मैप पे फिर से अगेन देखने को मिल जाएगा, पूरा जो जंगल का एरिया है इधर आसपास, इस जगह में फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट सॉइल होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस अच्छा मिल जाता है हमें, पर एक दिक्कत आती है, जब बारिश होती है तो ये बहती बहुत ज्यादा, ऊपर की लेयर इसकी हट जाती है, तो कभी कभी इसमें ह्यूमस की हमें कमी भी देखने को मिलती है। और हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में इसके ऊपर बर्फ भी जम जाती है, तो इसके कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। कभी-कभी एसिडिक भी हो जाती है और ह्यूमस की भी कमी हो जाती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। साथ ही साथ सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस एंड एलिवल फैंस आर फर्टाइल। मतलब ये सॉइल हमें जो थोड़ी लोअर वैलीज है वहाँ पे भी देखने को मिलती है, नदियों के आसपास भी देखने को मिल जाती है फॉरेस्ट सॉइल हमें कभी-कभी, और एलिवल सॉइल के साथ मिक्स हुई भी दिख जाती है। अब आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कि कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और उसके कारण क्या क्या होते हैं सॉइल इरोजन के। तो देखो, जो सॉइल है जब अपनी सतह से हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन और उसका इरोजन ये एक साथ चलता है, यानी कहीं से मिट्टी हटती है तो कहीं पे जाके इकट्ठी होती जाती है। और इसी के कारण जो दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। जब हम लोग अपनी तरफ से कोई चीज करते हैं तो जो नेचर ने एक बैलेंस बना रखा है ना, कि एक जगह से हटेगी दूसरी जगह जाएगी, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जब हम पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग ज्यादा करते हैं, माइनिंग ज्यादा करते हैं, और जो विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, इन सब के कारण सॉइल इरोजन होता है। देखो ग्लेशियर से बड़ा सिंपल है, ग्लेशियर टूटता है और तेज नीचे बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो नॉर्मल घर पे जलने वाली बर्फ नहीं है, वो बहुत हैवी है। तो वो जब तेज नीचे आता है घसीटता हुआ, तो मिट्टी को अपने साथ बहुत सारा ले आता है, और जब वो मिट्टी नीचे आके डिपॉजिट हो जाती है तो उसको ग्लेशियर डिपॉजिट्स बोला जाता है। ठीक है,
रनिंग वाटर अब जो होता है, देखो ये सिंपल है। गलीज क्या होती है? गलीज जैसे अपने ना घर में गली, मतलब घर के बाहर जो गली है, अगर आपके घर के बाहर कच्ची रोड है तो आपने गलीज वहां पे जरूर देखी होगी, उसको गली मत मानो। घर के बाहर जो कच्ची रोड है, जब बारिश होती है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंबर बन जाते हैं, गली ऐसी बन जाती है, क्योंकि मिट्टी कटती है। जब बारिश होती है, पानी फेंकते हैं तो मिट्टी कट जाती है, तो उसको यहाँ पे गली बोला जाता है। और इसी के साथ साथ इस गली के कारण मिट्टी इतनी ज्यादा हट जाती है कि वो जमीन खेती बाड़ी के लिए अब सही नहीं है, तो उसको बैडलैंड भी बोल दिया जाता है। आई थिंक ये गलीज की, हाँ ये गली इरोजन की फोटो है यहाँ पे। इस तरह से गलियां बन जाती है मिट्टी के अंदर, जिसके कारण अब उसमें खेती नहीं हो पाती। चंबल घाटी का नाम सुना होगा आपने, तो जो चंबल की घाटी है, ठीक है, उसको रेवाइंस भी बोला जाता है, क्योंकि चंबल में भी इस तरह का कुछ बड़े लेवल पे जो सॉइल का इरोजन है वो हुआ है, गली इरोजन हुआ है। तो चंबल बेसिन जो है, वहां पे जो जमीन है उसको रेवाइंस भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद कभी कभी पानी के कारण भी एक बहुत बड़े लेवल पे पानी आता है बहता हुआ, और बहुत बड़े लेवल पे पूरे इसको हटा देता है जो सॉइल होती है, तो इसको अपने शीट इरोजन बोलते हैं। तो शीट इरोजन का मतलब ही यही है कि एक बड़े लेवल पे एक शीट की तरह पानी के द्वारा मिट्टी का हटाया जाना। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, विंड के कारण भी जो हल्की मिट्टी होती है ऊपर की सतह पे वो हट जाती है। तो ये सब सॉइल इरोजन के तरीके होते हैं कि कैसे कैसे सॉइल इरोजन होता है। हमने शीट इरोजन पढ़ लिया, हमने गली इरोजन पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये विंड इरोजन पढ़ लिया। फिर इसके बाद है प्लगिंग, अगर सही तरीके से ना की जाए और इसी के साथ साथ वहां पे चैनल छोड़ दिए जाएं तो भी सॉइल इरोजन हो सकता है। यानी खुदाई अगर मिट्टी में सही से ना की जाए और बीच बीच में जगहें छोड़ दी जाएं, तो पानी आएगा, तेज बहेगा, उसको जगह मिल जाएगी और वो मिट्टी को भी साथ बाहर ले जाएगा, तो इस कारण वो भी सॉइल इरोजन का एक कारण होता है। अब प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, मतलब क्या होता है, अगर पहाड़ी की जो है उसमें अगर अलग अलग जगह पे इस तरह से प्लगिंग यानी खुदाई कर दी जाए कि जिससे पानी का फ्लो धीरे हो जाए, तो वो भी सॉइल को बचा सकता है। इसको हम काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है जब सीढ़ियों जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है पहाड़ पे, इस तरह से सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हर सीढ़ी पे कुछ डैम बना दिया जाता है, यानी पत्थरों का डैम बनाते हैं, जिससे पहले पानी आएगा, इकट्ठा होगा, फिर जब वो भरेगा तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। अगर पानी तेजी से नीचे गया तो वो मिट्टी को बाहर ले जाएगा, तो इसलिए पानी की स्पीड धीरे करने के लिए एक ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है यहाँ पे। तो इससे भी हम इरोजन को रोक सकते हैं। बड़ी बड़ी जो फील्ड्स होती हैं उनके में ऐसा किया जाता है। अब देखो, जो लार्ज फील्ड होती है वहां पे स्ट्रिप्स बनाई जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेजर क्रॉप आपकी उग रही है उसके साथ एक घास की लाइन लगा देना। घास की लाइन लगाने से वही पानी का और हवा का फ्लो धीरे हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे सोइल इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें ऐसा किया जाता है। इस मेथड को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा एक और मेथड आता है वो होता है शेल्टर बेल्ट, जिसमें एक बड़े से खेत के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगा दिए जाते हैं। आई थिंक इसमें शेल्टर बेल्ट की फोटो भी है, आई होप इसमें नहीं है फोटो। तो शेल्टर बेल्ट के अंदर एक बड़े से खेत के आसपास पूरे पूरे पेड़ों की ऐसे रो लगा दी जाती है, जिससे हवा का पानी का फ्लो धीरे हो जाए और वहां पे सोइल इरोजन होने से हम लोग बचा सकें। तो इस तरह से हम लोग बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कहीं ना कहीं जो खेती है उसको सेव करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो है वो मैं अपलोड करता रहूंगा लगातार, उसको देखिए। टेलीग्राम का लिंक अब आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम का लिंक चेक कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह सब चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इन केस आपको कोई नोट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।